नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। मित्रों, कल हमने व्यंजनों के बारे में चर्चा शुरू करी थी। हमने जाना था व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों की संख्या और व्यंजनों का वर्गीकरण में हमने पहला आदान अध्ययन की सरलता हेतु भी पढ़ लिया था। तो आज वहीं से आगे शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण का दूसरा आधार। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण में जो दूसरा आधार ले रहे हैं वह है घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर। घोष या कंपन एक ही चीज है साथियों। घोष का मतलब जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो कंपन होती है, तो उसके आधार पर हम बांट रहे हैं। व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण ये होते हैं साथियों, दो प्रकार के। कितने? दो। पहला होता है अघोष। अघोष और दूसरा जो होता है वो होता है अपने सघोष। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। घोष का अर्थ अभी आपने देखा यहाँ कंपन, और जब हमने आगे भी पढ़ा था कि जब किसी शब्द के आगे लगता है तो नहीं काट देता है साथियों। तो समझिए इसको। इसका शाब्दिक विच्छेद देखिए, अयोग घोष। हो गया आपके नहीं, घोष हो गया कंपन। जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उनमें कंपन नहीं होती है, वह ऐसे व्यंजन कहलाते हैं अघोष व्यंजन या अघोष वर्ण। आगे मित्रों समझ में देख लीजिए एक बार अच्छे से। अघोष, हमने इसका शाब्दिक विच्छेद कर दिया। अयोग घोष। अ का अर्थ है नहीं, घोष का है कंपन, मतलब जो कंपन नहीं होती है ऐसे होते हैं अघोष। वही अब देखिए सघोष, इसका भी देखिए सघोष। मतलब जब हम किन्हीं स्वरों, किन्हीं व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कंपन होती है साथियों, वो कंपन के साथ बोले जाते हैं। स का मतलब साथ, और इस घोष का भी हमने देख लिया कंपन, मतलब जो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो कंपन के साथ बोले जाएंगे मित्रों। आ गया समझ अच्छे से कि घोष या कंपन के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अघोष। अघोष का मतलब है कंपन नहीं। और जो दूसरा होता है सघोष, मतलब जिन व्यंजनों को बोलने पर कंपन होती है वे होते हैं सघोष। अब हम जान लेते हैं कि अघोष कौन कौन से होते हैं और सघोष कौन कौन से होते हैं। आइए मित्रों, साथियों आपके अघोष में आएंगे। देखिए एक बार अच्छे से, पहले पढ़ेंगे अघोष। आपके अघोष में प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपके आएंगे अघोष में। हमने पहले वर्ग पढ़े थे। वर्ग कितने होते हैं? पांच। कितने होते हैं साथियों वर्ग? पांच। क, च, ट, त और प। तो अब इन पांचों के पहला और दूसरा जो वर्ण है वो आपके आएगा अघोष में। देखिए कितने वर्ण प्रत्येक वर्ग से आपके? दो वर्ण आ रहे हैं, और वर्ग कितने हैं? पांच। तो कितने हो गए टोटल मिला के? 10। तो ये पहले ये 10 आएंगे आपके अघोष में। उसके बाद जो हमने उष में पढ़े थे, श, श, स, और ये तीनों भी आपके आएंगे अघोष में। तो 10 और 3 कितने हो गए मित्रों? 13। तो आपके ये जो 13 वर्ण है ये आपका आएंगे अघोष में। देख लो एक बार, अघोष में कौन सा आएंगे? प्रत्येक वर्ग, वर्ग हमने पढ़ा था 5 वर्ग हैं। उन प्रत्येक वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है, जैसे मान लीजिए क वर्ग है तो क वर्ग का पहला क और दूसरा ख, च का पहला च और दूसरा ज, छ। ऐसे जो 5 वर्ग हैं उसके प्रत्येक का जो पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो आपके अघोष में आएगा। तो ये हो गए टोटल 10। फिर इसके बाद श, स और स आपके आएंगे 3 भी अघोष में। तो ये टोटल मिला के हो गए कितने? 13। ठीक है। अब देख लीजिए सघोष में।
जब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यहाँ आ गया मित्रों, जब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा यहाँ आ गया, तब बचे कौन? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जब दूसरा, पहला और दूसरा यहाँ आ गया तो तीसरा, चौथा और पांचवा बच गए, तो ये आ गए आपके सगोश में। उसके बाद कौन से बच गए? अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व, ये आपके 4 आ गए अंतस्थ। अब बताइए और क्या बच गया जो हमें यहाँ पे लिखना है? देखिए उसमें देखिए श, श और श, ये 3 यहाँ आ गए, बचा कौन सा? ह। ह यहाँ नहीं आया तो ह कहाँ आएगा? सगोश में। तो एक आप ह भी यहाँ लिख लीजिए मित्रों। देख लीजिए वापस ध्यान से, अघोष में हमने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया, टोटल कितने हो गए? 10। अब बचे कौन से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा बच गया, वो आपके सगोश में आ गया। फिर इधर जो आपके उस में से 3 आ गए, बचा एक ये आ गया, और अंतस्थ पूरे यहाँ आ गए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और वर्ग कितना है? 5, और तो ये टोटल हो गए 15। तो ये 4 ये और एक ये, कुल मिलाकर 20। 20 और 13 33 हो गए। 33, 13 इधर आ गए आपके अघोष में और 20 आ गए आपके सघोष में। एक और चीज देख लो, जो सारे स्वर है मित्रों, सारे स्वर, सारे स्वर भी सघोष में आएंगे, सारे स्वर भी सघोष में आएंगे, वो भी यहाँ पे जोड़ दो 11, तो ये हो गए टोटल 31। 31 आपके सघोष में आ गए और जो 13 है वो आपके अघोष में आ गए। उतार लो इसको, एक बार नोट कर लो ऐसे ही। घोष या कंपन के आधार पर 2 प्रकार, अघोष, सघोष। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, उसके बाद अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, सघोष में कौन से आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, सारा एक बार आप अच्छे से बना लो। फिर आगे अगला जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसका अगला आधार देखते हैं साथ ही। देख लिए साथियों? हटा दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमने तीसरा आधार देखिए, तीसरा तीसरा जो आधार है मित्रों वो है प्राणवायु। प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। अगला आधार देखिएगा मित्रों, प्राणवायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। समझिएगा साथियों, प्राणवायु क्या होती है? जब हम किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण, चाहे वे स्वर हो चाहे वे व्यंजन हो, उसका उच्चारण करते हैं तो मुख से एक वायु बाहर निकलती है, उसे हम प्राणवायु कहते हैं सर। जैसे एक व्यंजन ये या वर्ण ले लीजिए क, जब हम क का उच्चारण करते हैं साथियों तो अब हमारे मुख से एक वायु बाहर की ओर निकलती है, उसे हम बोलते हैं प्राणवायु। आ गया मित्रों समझ में? देख लीजिए, ये मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर। मुंह से हवा कब निकलेगी? जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तब हमारे मुख से जो हवा निकलती है उसे कहते हैं साथियों प्राण वायु। और प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर भी व्यंजनों का जो ये तीसरा वर्गीकरण है इसको बांटा गया है दो प्रकार में साथियों। देखिए वो दो कौन कौन से हैं। पहला है अपने अल्प प्राण। कौन सा है? अल्प प्राण। और जो दूसरा है वह है
महाप्राण। पहला है मित्रों अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। शब्दों से ही आपको इनका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा मित्रों, अल्प प्राण और महाप्राण। बड़े आराम से समझिएगा अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। पहले इनका शाब्दिक विच्छेद देखिए। अल्प योग प्राण, अल्प का अर्थ यहां पे है थोड़ा या कम या न्यून, और प्राण का हवा। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जब हवा की मात्रा थोड़ी मतलब या कम या न्यून निकलती है तो ऐसे जो वर्ण होते हैं वे अल्प प्राण में गिने जाते हैं मित्रों। आगे समझ में, अल्प का मतलब हमने लिया है थोड़ा, कम या न्यून। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जो हवा निकलती है अगर उसकी मात्रा कम हो तो ऐसे वर्णों को हम अल्प प्राण में रखेंगे मित्रों। अब देखिए महाप्राण क्या होता है, इसका भी शाब्दिक विच्छेद देखिए। महायोग प्राण, इसका थोड़ा नहीं, ज्यादा या अधिक। महाप्राण में हम ऐसे वर्णों को रखेंगे मित्रों जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से अधिक हवा बाहर निकलेगी या ज्यादा हवा बाहर निकलेगी, जो प्राणवायु है वह अधिक मात्रा में बाहर निकलेगी। ऐसे वर्णों को हम महाप्राण में रखेंगे। अब हम आगे जान लेंगे कि अल्प प्राण में हमने कौन कौन से वर्णों को रखा है और महाप्राण में कौन कौन सा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण वे होते हैं जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से हवा की मात्रा कम बाहर निकलती है, थोड़ी या कम बाहर निकलती है तो ऐसे अल्प प्राण होते हैं, और अगर ज्यादा निकलती है तो वो महाप्राण होते हैं। अब देख लीजिए हम इनके अंदर किस किस को रखेंगे। ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों इनमें और घोष या कंपन के आधार पर। देखिए अल्प प्राण में हम रखने वाले हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला हो जैसे क का देखिए, पहला हो गया क, तीसरा हो गया ग और ये हो गया ड। ये तो सिर्फ का वर्ग हुआ। इसी तरह कितने वर्ग है तो मित्रों 5, तो पांचों का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। इसके बाद सभी अंतस्थ, अंतस्थ कौन से कितने होते हैं अंतस्थ? 4, य, र, ल और व। सभी अंतस्थ भी आपके किस में आएंगे? अल्प प्राण में। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आपके अल्प प्राण में। इसके बाद सभी अंतस्थ होते हैं मित्रों आपके 4, और वे चारों आपके अल्प प्राण में, ठीक है। और आपके जो सभी स्वर हैं तो सारे स्वर भी किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और स्वरों की संख्या आपने जान ली कितनी होती है? 11। ये हो गया आपके अल्प प्राण में। अब महाप्राण देखेंगे, जब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ आ गया अल्प प्राण में, तो पीछे कौन कौन सा रहा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग का हमने देखा, क वर्ग का क, ग और ड यहाँ आ गया, तो बचा कौन सा? ख और ग, वो यहाँ लिख लो। ये सिर्फ एक वर्ग का बता रहा हूँ मित्र। ऐसे जो 5 वर्ग है उन पांचों के जो दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो आपके महाप्राण में आएगा, ठीक है। जब अंतस्थ यहाँ आ गए तो अब उष्म का जाएंगे, उष्म आपका आ जाएंगे महाप्राण में। उष्म वर्ण या उष्म व्यंजन बोल सकते हो आपको, और उष्म होते हैं आपके श, श, स और ह। ये आपके आ गए महाप्राण में।
4। आ गया समझ में अच्छे से? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तो आपका अल्पप्राण में आ गया। तो अब इनमें वर्गों में कौन बचा? दूसरा और चौथा, तो ये आप महाप्राण में लिख दो। सभी अंतस्थ आपके आ गए अल्पप्राण में, बचे कौन? उष्म। उष्म आप महाप्राण में लिख दो, और जो सभी स्वर है वो आपके अल्पप्राण में आ ही जाएंगे। एक बार इनकी संख्या नोट कर लो साथियों। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गए अपने 15। 15 और ये हो गए आपके 4। कितने हो गए टोटल? 19। 19 के बाद प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये हो गए आपके 10, और ये हो गए आपके 4, ये हो गए 14। 14 और 19 कितने हो गए? 33 हो गया। 33 जो व्यंजन है उनको अल्पप्राण और महाप्राण में बांट दिया मित्रों हमने। कैसे बांटा वो आपके सामने मैंने अच्छे से समझाई दिया था। इसके बाद जो सभी स्वर होंगे वो सारे के सारे स्वर आपको अल्पप्राण में लिख देने हैं, पूरे के पूरे। अब इसके बाद जो व्यंजनों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसमें 2 आधार और है मित्रों। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां तक आप अच्छे से नोट कर ले। अब इसके 2 आधार और हैं। कल अपना व्यंजन टॉपिक खत्म हो जाएगा साथी। जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण, उसमें अब 2 आधार और हैं। एक तो है आपके उच्चारण के आधार पर, एक तो है आपके उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा है मित्रों आपके उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ये दोनों अलग अलग है मित्रों, एक है उच्चारण के आधार पर, एक है उच्चारण स्थान के आधार पर। इन दोनों की चर्चा हम अपनी कल की क्लास में विस्तार से करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जो अपना अगला वर्गीकरण होने वाला है वो कौन से होने वाला है। ये अब 2 ही बचे हम, जब व्यंजनों में बस ये 2 पढ़ने के बाद व्यंजन खत्म है मित्रों। फिर हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अब जो हम कल आते ही जो हमारा वर्गीकरण होने वाला है वह होने वाला है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इसको 8 भागों में बांटा गया है, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर हम उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, यही तक। कल अपना व्यंजन खत्म हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू साथियों।